So good morning class. Today we will study about the last topic of chapter 5, that is periodic classification of elements. The last topic is about the metallic and non-metallic character, cation and anion formation, and basic and metallic acidic or metallic oxide formation. How these characteristics, how these properties vary when we move along a period and down the group. जब हम एक पीरियड में और एक ग्रुप में मूव करते हैं तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर, कैटायन फॉर्मेशन या एनायन फॉर्मेशन, बेसिक ऑक्साइड फॉर्मेशन और एसिडिक ऑक्साइड फॉर्मेशन, कुछ भी अगर हम ऐसा पढ़ते हैं तो वो किस तरीके से वेरी करेगा, किस तरीके से चेंजेस होंगे. वी विल स्टडी दिस पॉइंट इन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. First of all, we will discuss about the trends which follow the rule along a group. एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज वेरी करेंगे. तो सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि मेटालिक कैरेक्टर क्या है. मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है कोई भी एलिमेंट जो आपको दिया गया है वो मेटल की तरह बिहेव करता है या नहीं. Now the question is that what are the characteristics of metal? मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा बेटा आपका कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, वो बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और पॉजिटिव आयंस मतलब जिनको हम कैटायंस कहते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं. तो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रुप में मूव करते हैं क्योंकि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं हमने उनको ग्रुप्स का नाम दिया है, दैट आर ग्रुप्स, वो ग्रुप्स है. सो जो हमारा ट्रेंड है मेटालिक बिहेवियर का, वो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं दैट इंक्रीजेस. इट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर जो है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होता है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि वो इंक्रीज क्यों होता है. द रीजन इज दैट, इस क्वेश्चन का रीजन ये है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो एटम है उसका साइज जो है वो इंक्रीज करता है. जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है वैसे वैसे न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उनका जो अट्रैक्शन है वो वीक पड़ता है, कमजोर पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस उतना ही कम होल्ड कर पाएगा आउटर मोस्ट शेल को. इसीलिए जो आउटर मोस्ट शेल, जो वैलेंस शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं. एंड दैट इज वाई हमारा जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ता है. अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स लूँ, लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, तो इन सब में, इन चारों में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर जो है वो रुबिडियम का होगा. अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि सोडियम के बाद आता है वो उस ग्रुप में पोटेशियम, उसका साइज सोडियम से बड़ा है और इसीलिए वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है. दिस इज द मेन पॉइंट हियर, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर. सो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ रहा है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैटायन फॉर्मेशन. कैटायन फॉर्मेशन मतलब पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन. कोई भी स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कैटायन कहते हैं, और वो फॉर्मेशन डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेगा या कम होगा वो हम देखेंगे. एज वी नो कि मेटल्स जो हैं वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, तो यहाँ पर भी वही बात आएगी कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा, मेटल का जो कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा. और इसीलिए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो कैटायन फॉर्मेशन का एक्सटेंट है वो बढ़ता चला जाएगा. तो अगेन इट इज इंक्रीजिंग, अगेन दोबारा से ये बढ़ता है जब आप मूव करते हैं डाउन द ग्रुप. थर्ड पॉइंट है हमारा बेसिक ऑक्साइड फॉर्मेशन या मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन इन अ ग्रुप. एक ग्रुप में मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन. बेटा मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में डिस्कस किया था कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और वाटर, जब मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं तो उनका जो नेचर है वो नॉर्मली बेसिक होता है.
इसका मतलब क्या हुआ, दे कन्वर्ट या दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, वो कलर चेंज करते हैं रेड लिटमस का ब्लू में, और इसीलिए वो बेसिक होते हैं नेचर में. दिस इज द पॉइंट विच आई हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर मैटर्स एंड नॉन मैटर्स में, मैंने आपसे ये पॉइंट डिस्कस किया था. सो यहाँ पर भी वही है, अब जब डाउन द ग्रुप जाने पर मेटल का करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है हमारे बेसिक ऑक्साइड बनने का जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप. और अगर मैं पोटेशियम और सोडियम के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स को कंपेयर करूं और सोडियम के साथ, तो पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड्स या जो ऑक्साइड्स होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिक होंगे इन कंपैरिजन टू सोडियम, क्योंकि पोटेशियम जो है उसमें ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है इन कंपैरिजन टू सोडियम. नाउ इन्हीं ट्रेंड्स के बारे में हम अलोंग अ पीरियड डिस्कस करेंगे. एक पीरियोडिक टेबल में हमारी जब हम अलोंग अ पीरियड मूव करेंगे तो हमारा जो यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटालिक कैरेक्टर, आयन फॉर्मेशन, कैटायन एनायन की बात बाद में, आयन फॉर्मेशन एंड ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन की हम बात करेंगे. अब हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, साइज हमारा घटता चला जाता है. जितना ज्यादा साइज एटम का छोटा होगा एटम के न्यूक्लियस में और उसकी आउटर मोस्ट शेल में, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा. जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा. एंड दैट इज द रीजन व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, हमारा जो नॉन मेटालिक करेक्टर है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ता है, हमारा मेटालिक करेक्टर कम होता है. तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटालिक जो आपका करेक्टर है वो बढ़ता चला जाएगा. इसीलिए अगर मैं सोडियम और क्लोरीन में कंपेयर करूं तो सोडियम मेटालिक है नेचर में और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटालिक है नेचर में. सेकेंड पॉइंट है एनायन फॉर्मेशन. एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज जिस पर हो. अब नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, नॉर्मली नॉन मेटल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की. अब जब आप एक पीरियड में मूव करेंगे तो एनायन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द रीजन. एंड द थर्ड पॉइंट, एसिडिक ऑक्साइड, के जो हमारे एसिडिक ऑक्साइड बन रहे हैं इन जो एसिडिक ऑक्साइड हमारे बन रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, नॉन मेटल्स बनाते हैं बेसिकली. तो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, जब हम अक्रॉस अ पीरियड मूव कर रहे हैं तो हमारे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. तो दैट इज वाई जो ऑक्साइड्स होंगे या जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे नेचर में, मतलब दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे. तो दिस इज अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द questions which are given in the exercise of the chapter. First question is that which of the following statement is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periods of the periodic table. आप यहाँ पर 4 statements दिए हैं. इन चारों statements में से कौन सा statement ठीक नहीं है जब आप left to right across a period या horizontal row में move करते हैं. पहला point, the elements become less metallic in nature. हाँ, बिल्कुल ठीक बात है. एलिमेंट जो है वो लेस मेटेलिक होते हैं क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. अभी अभी हम पढ़ा. सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. बिल्कुल ठीक बात है. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हर स्टेप पर इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती है. थर्ड पॉइंट, द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली. एटम्स आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं. दिस इज रॉन्ग, ये गलत है. मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, लेकिन यहाँ पर तो हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव कर रहे हैं और पीरियड में मूव कर रहे हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगी, तो नॉन मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते. ये वाला पॉइंट गलत है. लास्ट पॉइंट है द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक. ये बिल्कुल ठीक है, जो ऑक्साइड है वो आपके ज्यादा एसिडिक होंगे. तो योर आंसर इज पार्ट सी. आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का पार्ट सी है. Next question is, element X forms a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely to be in the same group of the periodic table. अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं
इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर हम, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें दिया है XCl2, मतलब क्लोरीन के 2 एटम्स इसके साथ लगे हैं। इसका मतलब आपका जो मेटल है, जो X है, उसका कम से कम उस पर +2 चार्ज होना चाहिए। अब अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें, सोडियम पर +1 चार्ज होता है या 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, मैग्नीशियम में 2 होते हैं, एल्यूमिनियम में 3 होते हैं और सिलिकॉन में 4 होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए सेकंड पार्ट बी, दैट इज मैग्नीशियम। The next question is, which element has 2 shells, both of which are completely filled with electrons? दोनों की completely filled हो और 2 shells हो। Its answer is very simple। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। इसमें आंसर आएगा आपका बेरिलियम, आप दे सकते हैं इसमें आंसर। 2 शेल होती हैं बेरिलियम में, 1s2, 2s2। लेकिन अगर आप 2s2 वाला नहीं करेंगे, इस लेवल पर अगर आप 2s2 ना देंगे तो इसका आंसर जाएगा आपका नियॉन। आपको बेरिलियम नहीं देना है, आपको इसका आंसर सीधा देना है नियॉन, क्योंकि नियॉन में अगर आप देखें, आपकी पहली शेल के है, दूसरी शेल एल है। के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो योर आंसर इज नियॉन। बी पार्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282, मैग्नीशियम का है, अभी अभी हमने पढ़ा है। थर्ड, अ टोटल ऑफ 3 शेल, 3 शेल हैं टोटल, विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और बाकी दोनों फिल कंप्लीटली होंगी। इसका मतलब टोटल नंबर आया 284, दैट इज 14, एंड योर आंसर इज सिलिकॉन। आपका आंसर होगा सिलिकॉन। अ टोटल ऑफ 2 शेल्स, हम पार्ट 4 पे थे। अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। 2 है उसके पास शेल, मतलब एक के और एक एल, और उसके 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, मतलब 2 और 3 5, और 5 नंबर होता है आपका बोरोन का, दैट इज बोरोन। तो यहां पर बोरोन के बारे में बात की गई है। लास्ट पॉइंट है, मतलब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स एज इन इट्स सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। पहली शेल में जितने हैं उसके डबल इलेक्ट्रॉन है दूसरी शेल में, मतलब पहली में 2 आएंगे मैक्सिमम, तो अगली वाली में 4, 4 और 2 6, मतलब दैट इज अबाउट कार्बन। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं अगला क्वेश्चन डील करती हूँ। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन? सेम कॉलम में पूछा है पीरियोडिक टेबल के, तो जो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टी। इसके अलावा हम और भी बता सकते हैं कि उसका ग्रुप कौन सा है और उसका पीरियड कौन सा है। सेम क्वेश्चन विद 4th का बी पार्ट, इसी तरीके से हम 4th के बी पार्ट को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। क्लियरली यहाँ पर क्लोरीन के बारे में बात हुई है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? आप बता सकते हैं इजिली 17। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट केमिकली सिमिलर? इनमें से किसके जैसा होगा वो इलेक्ट्रॉन? इनमें से फ्लोरीन के जैसा होगा, क्योंकि सबका पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका आएगा पहले वाले का, नाइट्रोजन का 25, फ्लोरीन का आएगा 27, फॉस्फोरस का आएगा 285 और आर्गन का आएगा 288। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया उसमें 7 है, और इसके हिसाब से फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ रहे हैं। इसका मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बी पार्ट से मैच करेंगी। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस चैप्टर। मैं और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।